फिर सत्याग्रह के बाद रोलेट एक्ट, क्योंकि जलियांवाला बाग और रोलेट एक्ट जो है वो रिलेटेड है। सरकार ने रोलेट एक्ट को पास किया था, उसी की वजह से जलियांवाला बाग का जो मैसेकर हुआ था वो हुआ था, जो हमारे इतिहास में एक अहम स्थान रखता है। देन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट, ये एक ही है। मुसलमान इसे खिलाफत आंदोलन कह रहे थे और हम कह रहे थे असहयोग। और नेक्स्ट जो था हमारा वो आ जाता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम मैप पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज 10 मार्क्स का ये चैप्टर है, तो आपको थॉरली पढ़ना है, याद अच्छे से हो जाएगा, रट्टा नहीं मारना, कोई क्वेश्चन आंसर्स आपको याद नहीं करने हैं, सिर्फ लेसन को एज अ स्टोरी पढ़ना है। कोई जरूरत नहीं है आपको दिमाग में ये जोर देने की है याद करना है, डेट याद करनी है, इंसिडेंट्स याद करने। नो, बीइंग अ इंडियन यू मस्ट नो अबाउट द स्ट्रगल ऑफ आवर फ्रीडम। आपको ये पता होना भी चाहिए एक भारतीय होने के नाते कि हमारी आजादी का इतिहास क्या है और क्यों गांधी जी इज नोन एज फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता क्यों कहा जाता है। तो कभी दिमाग में नहीं आया होगा कि भाई क्यों उन्हीं को ही कहा गया, जवाहरलाल नेहरू को नहीं कहा गया, किसी और को नहीं कहा गया, ऐसा क्या था। सत्याग्रह क्यों, अभी भी किसान आंदोलन जो हो रहा है वो कहते हैं हमें सत्याग्रह की तरह ही इसको चलाना है। इस बार जो है 1921 में दांडी मार्च के 100 साल पूरे हुए, उसको सेलिब्रेट किया कांग्रेस ने। तो क्या हुआ था ऐसा पता तो हमें वैसे भी होना चाहिए, जीके पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने देश के इतिहास के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अगर आप कहीं भी जाते हैं वर्ल्ड में तो आपको नहीं लगता कि ये प्राउड फीलिंग होगी कि आप अपने देश के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो आपने रट्टा नहीं मारना है इसको, अगर आप रटने की कोशिश करेंगे 100 क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया, लास्ट चैप्टर में हम नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ चुके हैं, यानी कि राष्ट्रवाद की भावना, जिससे कि नए देश बने जैसे कि जर्मनी, इटली, ब्रिटेन। ये तो एक केस स्टडी है, एग्जांपल था जिसमें कि हमने ये पढ़ा कि कैसे जो अभी प्रेजेंट में मैप है दुनिया के अलग देशों के या वर्ल्ड का जो मैप है वो कैसे बना, अलग अलग फॉर्मेशंस कैसे हुई कंट्रीज की। लेकिन इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जब विजुअलाइजेशन हुआ, नेशनलिज्म हुआ, फिर लास्ट टॉपिक हमने क्या था इंपीरियलिज्म, कि पहले तो नेशंस एक बने, नेशन स्टेट से नेशन बना, नेशनलिज्म की फीलिंग इमर्ज हुई, फिर नेशनलिज्म की फीलिंग के बाद जब वो पावरफुल बन गए तो इंपीरियलिज्म आने लगा, यानी जो ताकतवर बन गया उसने ये सोचा कि जो कमजोर है उसको अपने कंट्रोल में कर लें, और ये चीज शुरू हुई यूरोपियन कंट्रीज से। यूरोपियंस हमारे यहाँ पर आए, 8th क्लास में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा था। 1600 का वो टाइम पीरियड था जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ पर आई, और 1651 में उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, क्योंकि जब वो आए थे वो सिर्फ व्यापार के लिए आए थे। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि ब्रिटिशर्स की बिल्कुल भी इंटेंशन ये नहीं थी कि वो हमारे को कंट्रोल करेंगे या यहाँ की प्रशासन व्यवस्था को अपने कंट्रोल में करेंगे। लेकिन जब बहुत सारे राजा जिनको ये रियलाइज हुआ कि हमने इनको मौका तो दे दिया यहाँ व्यापार करने का, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, धीरे 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 हमारे लोगों को सता रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मशीन से बनी हुई चीजें आने लगी तो हाथ से बनी हुई चीजों की डिमांड कम होने लगी, जबरदस्ती ये फोर्स कर रहे हैं हमारे यहाँ के लोगों को वो नील की खेती करें जबकि वो करना नहीं चाहते हैं। तो धीरे धीरे नेशनलिज्म जो है वो इंपीरियलिज्म में कन्वर्ट होने लगा। तो लोकल जो प्रिंसली स्टेट थे या कुछ राजा जो थे उनको ये लगा कि ये चीज ठीक नहीं है, इसी तरह से इनको अगर फ्रीडम हम देते रहे तो एक ना एक दिन ये हमें कहीं बाहर फेंक देंगे या हमें खत्म कर देंगे और हमारे पूरे देश पर इनका अधिकार हो जाएगा, जो फेवर में। और दूसरा, ब्रिटिशर्स ने पॉलिसी ली डिवाइड एंड रूल की, उस समय हिंदू और मुसलमान दोनों का ही शासन था, तो हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाओ या एक राजा जो दूसरे से चिढ़ता है उसकी बीच की लड़ाई का फायदा उठाओ, और एक को फेवर कर दिया, आप दूसरे पे अटैक करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। जब कमजोर ने ताकतवर पे अटैक किया, ब्रिटिशर्स ने उसका साथ दिया। उसके बाद जो हारने वाला है वो तो उसके कंट्रोल में आ ही गया कि हमने आपका हेल्प किया है तो नो डाउट अब हमारी आर्मी का खर्चा आप उठाओगे, और उनके वेपन्स भी न्यू थे,
इसलिए हमारे राजा जो है जल्दी से उनकी बातों में भी आ गए। आपस की द्वेष का फायदा उन्होंने उठाया, जैसे वो कहते हैं ना, दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर फायदा उठा लेता है। तो ऐसा ही हमारे साथ हुआ। मेजर 3 इंसिडेंट्स है और हमने उन तीनों के बारे में ही थोरली पढ़ना है। उसी में से हमारा एक 5 मार्क्स क्वेश्चन, एक 3 मार्क्स क्वेश्चन, एक 1 मार्क्स क्वेश्चन, 5 और 3 8, और उसके अलावा 2 मार्क्स का हमारा मैथ। 1 मार्कर ना भी आए, 5 और 3 मार्कर हमारा आएगा, और 2 मार्क्स का मैथ हमारा 110% आएगा। एक तो सेशन और एक जो सत्याग्रह हुए थे, 3 सत्याग्रह शुरुआत में हुए थे। चंपारण के अंदर पहला जो इंडिगो प्लांटेशंस के लिए हुआ था, प्लांट जो वाटर कल्टीवेशन करते थे फार्मर्स उनके लिए। दूसरा खेड़ा के अंदर, वो भी फार्मर्स के लिए था। और तीसरा अहमदाबाद में जो मिल वर्कर्स के लिए हुआ था। ये 3 में से कोई एक 110%। फिर चोरी चोरा इंसिडेंट्स जिसमें कि 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। ये इस बार भी इतना बताने के बावजूद भी आप लोगों ने मैथ में कई बच्चों ने वो गलत फील किया था। तो आप कब सीखेंगे? चोरा चोरी दिया हुआ है, आप लोग बिहार में भर रहे हैं, चंपारण के अंदर। चंपारण बिहार में है, चोरी चोरा उत्तर प्रदेश में है। और ये याद रखना है आप, ये मैं नहीं याद रखूंगी, आपने पेपर देना है। नेक्स्ट हमारा नॉन कोऑपरेशन कि कैसे गांधी जी ने आंदोलन की शुरुआत की। तो क्या जैसा वो बता रहे हैं सब लोगों को वैसे पता भी था? अभी 1921 में नई एजुकेशन पॉलिसी पास हो रही है। वो ये आप सरकार कहती है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इट शुड बी चेंज, इसको चेंज करना चाहिए, क्योंकि 6th ऑनवर्ड्स अभी गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर वोकेशनल एजुकेशन होती है। 9 to 12th क्लास तक बच्चों को ब्यूटी एंड वेलनेस, आईटी सेक्टर, होम साइंस, ये चीजें पढ़ाई जाती है ताकि वो 12th के बाद अपना कोई काम शुरू कर सके। ड्राइंग, आर्ट्स रिलेटेड बहुत सारी चीजें वहां पर सिखाई जाती हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो गवर्नमेंट कहती है कि सीबीएसई ने कहा कि 6th ऑनवर्ड्स हम ये चीजें सिखाएं। जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और वो 6th के बाद या 10th के बाद नहीं पढ़ पाते हैं, एटलीस्ट उनमें कोई स्किल डेवलप हो जाए और वो 10th के बाद जो है अपना कोई ना काम कर सकें या अर्न कर सकें। प्रेजेंटली जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इट इज गिवन बाय ब्रिटिशर्स। हम जो भी पढ़ते हैं वो ब्रिटिशर्स का दिया हुआ सिस्टम है। और ब्रिटिशर्स ने वो सिस्टम डेवलप किया था कि हमें गधों की फौज बनानी है। हमारे देश में अब तक 7 नोबेल प्राइज आए हैं, यानी कि 7 लोग ऐसे हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है। उनमें से एक मदर टेरेसा जिनको सोशल सर्विस के लिए मिला, और रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है लिटरेचर के लिए। 5 जो साइंटिस्ट हैं जो इंडियन बॉर्न थे लेकिन वो इंडिया में नहीं थे। अगर वो इंडिया में ही होते तो वो नोबेल प्राइज कभी भी नहीं जीत सकते थे। ऐसा कभी नहीं होता। पिछले 10 साल का इतिहास उठाकर देखिए कि किसी भी इंडियन को नोबेल प्राइज इसलिए मिला हो कि वो इंडिया में रह के रिसर्च कर रहा है। हमारी गवर्नमेंट ये फैसिलिटीज ही प्रोवाइड नहीं कर रही है। तो इसलिए देयर इज अ नीड ऑफ चेंज। अब चेंज की जरूरत है। 10th क्लास पास आउट करने के बाद भी आप इस लायक नहीं होते कि कोई काम कर सके, आप में कोई स्किल डेवलप नहीं होता। और अब जो गवर्नमेंट फोकस करिए वो इसी चीज पे कि स्किल डेवलपमेंट मैंडेटरी है। छोटे छोटे बच्चे भी जब सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, वो व्हाइट हैट जूनियर के जो एड्स आ रहे हैं या बायजूस ने जैसे टीचिंग स्टार्ट की है, तो ऐसे अगर बच्चे सीखेंगे तो वो अपना स्किल डेवलप कर सकते हैं। आप एमबीए या एमसीए या बीटेक अगर कर रहे हैं डिस्टेंस से, इट मींस आप कभी लैब में नहीं गए, आप नॉन अटेंडिंग 11th 12th क्लास में, आपको केमिस्ट्री का पता ही नहीं है कि हमारे जो केमिकल्स हैं उनकी सुगंध कैसी होती है, उनके रिएक्शंस कैसे होते हैं, तो हाउ यू कम टू नो अबाउट ऑल दीस थिंग्स? कैसे पता चलेगा जब तक हम प्रैक्टिकली उन चीजों को नहीं करके देखते हैं। तो सरकार ने कहा सिस्टम चेंज करें। ब्रिटिशर्स ने हमें बनाया सिर्फ इतना पढ़े हम कि हम ये समझ सकें कि वो हमसे क्या काम करवाना चाहते हैं। क्लर्क एजुकेशन वो हमें दे रहे हैं और अब तक हम उसको फॉलो कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ने की जरूरत है, उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेशनलिज्म की फीलिंग तो अपने आप अंदर से ही आती है और उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम यूरोप के नेशनलिज्म को पढ़े तो हमारे अंदर देश प्रेम की भावना जगे। अगर वो रिगार्ड है हमारे मन में तो नेचुरली होगा कि हम अपनी माँ का रिगार्ड करते हैं, अपने पेरेंट्स का करते हैं, तो देश का क्यों नहीं? ये तो सब चीजें हमें देता ही है। और अभी इस साल से गवर्नमेंट ने ये हरियाणा सरकार ने चेंजेस किए या शायद सेंटर में ये चेंजेस हुए हैं कि अगर आप नीट का पेपर क्लियर कर लेते हैं तो आप अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं तो आप 10 लाख रुपए का बॉन्ड भरेंगे। हर साल आपको 10 लाख रुपए का बॉन्ड भरना पड़ेगा, यानी कि एमबीबीएस की डिग्री जो 5 साल में होती है इसके लिए आपको लगभग
1 करोड़ के आसपास पैसा खर्च हो जाएगा। 50 लाख रुपए तो आपको बॉन्ड देने हैं सरकार को, क्योंकि हर साल हमारे देश में लगभग 18,000 डॉक्टर बनते हैं। उस 18,000 डॉक्टर में से मोस्टली जो है वो मास्टर्स डिग्री जो करते हैं वो अब्रॉड से करते हैं, क्योंकि वहाँ का स्कोप अच्छा है, वहाँ की स्टडी अच्छी है, और वो करने के बाद वो वहीं रह जाते हैं, वो वापस नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप हमें ये बताइए कि हमारे देश में स्पेशलिस्ट डॉक्टर कितने हैं, किसी भी चीज का परफेक्ट मतलब उससे बेहतरीन इलाज कोई डॉक्टर वर्ल्ड में नहीं कर सकता, तो कितने हैं? गवर्नमेंट के पास का कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि एमबीबीएस जो करते हैं वो बाद में बाहर चले जाते हैं मास्टर्स के लिए, और फिर वो वापस नहीं आते हैं। तो सरकार ने कहा ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं या जो हमारे गांव के अंदर जो भी हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें कोई डॉक्टर जाके कुछ नहीं होता है, इवन गवर्नमेंट जॉब वो करना ही नहीं चाहते। हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चों को, लेकिन गवर्नमेंट जॉब डॉक्टर नहीं करना चाहते, वो अपने हॉस्पिटल्स खोलना चाहते हैं या वो बाहर जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर पैसा ज्यादा है। तो ये तो कोई बात नहीं, आप सरकार के खर्चे से पढ़ रहे हो और उसके बाद आप सर्विस बाहर प्रोवाइड करना चाहते हो, क्योंकि वहां से अर्निंग ज्यादा हो जाएगी। आईआईएम की फीस अब पिछले 5 साल में आईआईटी और आईआईएम की फीस 2 लाख रुपए पर सेमेस्टर हुई है, नहीं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट थे। यहाँ से पढ़ने के बाद आपको कम से कम भी 10-15 लाख का पैकेज मिलेगा, स्टार्टिंग पैकेज। किस्मत अच्छी हुई तो 50 लाख, 70 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ तक भी जा सकता है, लेकिन आप पे कैलिबर होगा तो आप 1 करोड़ की एजुकेशन फ्री में ले रहे हो, आप 22 साल की उम्र में 1 करोड़ रुपए कमाना शुरू कर देंगे और फ्री में पढ़ के, और फिर आप बाहर चले जाएंगे, तो गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट हुआ? अगर आप आईआईटीएन हैं, आपने एडमिशन ले लिया ऐसे कॉलेज में, 5,000 रुपए महीना सरकार आपको दे रही है। आप आईआईसी से पढ़ते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च से, तो आपको 5,000 रुपए महीना मिलेगा 10th के बाद, 12th के बाद 7,000 रुपए महीना, और उसके बाद आपको 25,000 रुपए महीना तक मिलेगा। फिर मास्टर्स करते करते आप फौरन चले जाएंगे, आपको बाहर से अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। नो डाउट जब आप 25 साल की उम्र तक होंगे तो आप करोड़ों का पैकेज ले रहे हैं। इंडिया में ऐसे ऐसे लोग हैं, सुंदरम पिचाई जो गूगल के सीईओ है वो इंडिया से पढ़ के गए, इन्होंने इंडिया के लिए क्या किया, क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं वो इंडियंस को। आज उनकी इनकम जो है करोड़ों में, 1,000 करोड़ से ऊपर पर ईयर। इंदिरा नूई जो पेप्सिको की सीईओ रह चुकी हैं, अब वो रिटायर हो गई हैं, 1,000 करोड़ से ऊपर का उनका एसेट्स है और 250 करोड़ वो सैलरी लेती थी, 250 करोड़। तो वो इंडिया के लिए क्या कर रहे हैं, जबकि वो पढ़ के तो यहाँ से गए, एजुकेशन तो यहाँ से ली। इसलिए गवर्नमेंट ने ये सिस्टम बना दिया कि आप अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स का फायदा उठाते हो तो आप सरकार के लिए काम भी करोगे। आर्मी में तो ये रूल है, आपने बढ़िया ट्रेनिंग ली कमांडोज की और आपने अच्छी ट्रेनिंग लेने के बाद आपने सोचा मैं ये जॉब नहीं करूंगा, यू हैव टू पे, आपको पे करना पड़ेगा, वो 10 लाख 20 लाख जो भी आपको कंपेंसेट करने के लिए लगाया जाएगा। आ जाओ नेशनलिज्म इन इंडिया पे, क्योंकि सरकार आपके पढ़ने पे, आपकी डाइट के ऊपर पैसा खर्च कर रही है, वो टीचर जो आपके लिए अपॉइंट किए गए उनको सैलरी दे रही है। फौजी सिंपल फौजी नहीं, बीच में नौकरी छोड़ेगा तो उसकी बुद्धि खराब है, क्योंकि पेंशन भी नहीं मिलेगी, यहाँ आगे कुछ भी नहीं मिलेगा। 15 साल एटलीस्ट छोड़ दी तो गांव वाले रिश्तेदार ये कहेंगे पागल हो गया था, नौकरी छोड़ के आ गया, पेंशन भी नहीं बढ़िया, यहाँ बैठ के क्या दूध बेचना। इट डिपेंड्स, आप डेयरी शुरू कर दो और 3 भैंस मर जाए, लाख की यही भैंस, ये जरूरी थोड़ी है कि आप जो सोच रहे हो सही है। गवर्नमेंट जॉब इसलिए ही लोग डिमांड करते हैं कि उसमें स्टेबिलिटी है और उसमें पेंशन है। हालांकि ये सिर्फ आर्मी में रह गई है ये चीज, और किसी भी जॉब में अगर आप गवर्नमेंट जॉब में है किसी भी फील्ड के अंदर 2004 के बाद कोई पेंशन सिस्टम नहीं है। नेशनलिज्म इन इंडिया, as you have seen modern nationalism in Europe came to be associated with formation of nation state। जैसे कि हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में कि कैसे नेशन स्टेट से नेशंस की फॉर्मेशन हुई। जर्मन कन्फेडरेशन जो 39 स्टेट्स थे वो जर्मनी बन गया, इटली जो 7 पार्ट्स में डिवाइडेड था वो इटली बन गया, इवन की इटालिया जो नहीं पता था लोगों को, राजा की वाइफ समझते थे, उनको पता लग गया कि इटालियन जो है वो एक लैंग्वेज है, जो हमारी मदर टंग है। ठीक है, then how it was started in India, ये सेकंड पैसेज हमारा लेसन 2 वियतनाम से है, जो कि सिलेबस में 3 साल से डिडक्ट है, वो भी अच्छा चैप्टर था, बजाय कि फर्स्ट की वो ज्यादा अच्छा। अब हमारा जो
यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट था 1914 से पहले जो कि एक क्रेडिटर था, यानी कि वो एक अमीर कॉन्टिनेंट था और दुनिया को कर्ज देने का काम करता था, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन की शुरुआत यूरोप से हुई थी, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन वहीं से शुरू हुआ था और जहाँ इंडस्ट्री ज्यादा होंगी वहां पर पैसा भी ज्यादा होगा। तो यूरोप जो है वो पावरफुल था क्योंकि वेपन्स भी नए थे, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट हो रही थी और लोग भी जो है वो अमीर थे। तो वो देश अपना वर्चस्व स्थापित करते जा रहे थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत भी ब्रिटेन से हुई थी और उसको उससे फायदा उठाया स्कॉटलैंड और आयरलैंड को कंट्रोल में करके। धीरे धीरे उसने सोचा स्कॉटलैंड और आयरलैंड भी क्यों, बाकी से भी होने चाहिए। आपको पता है ना कि बॉम्बे जो है वो प्रिंस थे जो इंग्लैंड के, उनको डॉरी में मिला था, दहेज में। पुर्तगाल के राजा ने उनको दहेज में बॉम्बे दे दिया था, ले जाओ एक बेटी के साथ साथ। यस, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ 1940 टू 1980, बहुत ज्यादा उसमें नुकसान हुआ। 90 लाख के आसपास लोग मारे गए थे। जबरदस्ती पकड़कर लोगों को आर्मी में भर्ती किया गया था, वो नहीं चाहते थे। तो भी एक भ्रम भी था, पहले ये लोग मानते थे कि अगर हम समुद्र क्रॉस करके कहीं जाते हैं तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। इंडियंस में ये मेंटालिटी थी। और एक मेंटालिटी ये भी थी कि अगर आप अपनी लड़कियों को पढ़ाते हैं तो वो शादी के बाद तुरंत वो विधवा हो जाएंगी, इसलिए लोग अपनी लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे उस टाइम पीरियड में। धीरे धीरे रिफॉर्म्स आए, चेंजेस आए सोसाइटी के अंदर। तो 1918 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब तक इंग्लैंड की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसके इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो है वो खत्म हो चुके थे। उसके पास पैसा नहीं था और पैसे के लिए उसको सख्त जरूरत थी कि उसने जो लोन लिया है युद्ध जीतने के लिए, उसके बच्चों के लिए, वो भी उसको चुकाना है, प्लस इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना है क्योंकि इकोनॉमी जो है वो नीचे आ गई है। जो पर कैपिटा इनकम थी वो हाफ रह गई थी। तो उसके लिए उसने प्लान किया, जो भी कॉलोनीज हैं मास्क एनिमल्स मैंडेटरी, पता है ना कोरोना फट से फैल गया। कैन ये जल्दी आगे के अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई। फोर्स रिक्रूटमेंट हो रहे थे, व्यापार जो है वो आधा रह गया था यूरोपियंस का। 1920 में अभी जब कोरोना पैंडेमिक आया ना 2020 के अंदर, ये कहा गया 100 साल पहले भी एक ऐसी बीमारी फैली थी और उसकी वजह से 120 मिलियन लोग जो है वो मारे गए थे, 120 टू 130। और जो है वो प्लेग की बीमारी थी या इन्फ्लुएंजा ऐसी बीमारी कोई फैली थी 100 साल पहले, उसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग मारे गए थे। दूसरा फोर्स रिक्रूटमेंट हो रही थी। अब यूरोपीय ये जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो जबरदस्ती जहां पर भी उनकी कॉलोनीज थी वहां से लोगों को जबरदस्ती पकड़कर आर्मी में भर्ती कर रहे थे। लोगों को हथियार चलाने नहीं आते लेकिन उनको भेजा जा रहा है युद्ध में लड़ने के लिए। अब अगर कोई हमारा शत्रु है तो हमारे मन में ये भावना रहेगी कि हम उससे लड़ें, किसी तीसरे के लिए हम क्यों लड़ेंगे। कई मुद्दा लड़ भी पड़ते हैं दूसरों के लिए भी। इस एज ग्रुप में आ जाओ एक बार थोड़ा मत क्या यकीन नहीं करना चाहिए। ये एज बहुत ही साइकोलॉजी में तो कहा जाता है कि क्रूशियल एज होती है, क्योंकि ये वो स्टेज होती है जब इंसान के बनने या बिगड़ने का प्रोसेस शुरू होता है। आइडिया हो सत्याग्रह 1920 के अंदर गांधी जी वापस आए साउथ अफ्रीका से। वहां पर उन्होंने स्टडी किया था, रजिस्टर की और वकालत अच्छी चल रही थी। फिर एक इंसिडेंस हुआ, वो जर्नी कर रहे थे, एक ट्रेन में बैठकर जा रहे थे और एक वाइट जो है वो वहां पर आया और उस वाइट ने कहा सिट अप, ये सीट मेरी है, खड़े हो जाओ। गांधी जी ने कहा आई एम हैविंग रिजर्वेशन, ये रिजर्वेशन है। उसने कहा नो 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 नीड टू शो यू आर ब्लैक, आप ब्लैक है। अपार्टेड पॉलिसी थी वहां पर, रंग भेद की नीति जिसको हम कहते हैं, और इसीलिए गांधी जी को चलती ट्रेन से बाहर उठाकर फेंक दिया गया कि आप इसमें सफर नहीं कर सकते। हमारे देश से तो बहुत बुरा हाल था वहां पे। व्हाइट्स के लिए सड़क अलग है, ब्लैक्स के लिए सड़कें अलग है। व्हाइट्स के लिए स्कूल अलग है, ब्लैक्स के लिए अलग है, चर्च भी अलग है, मार्केट भी अलग है, एवरीथिंग। देश ब्लैक्स का है और राज जो है वो व्हाइट्स कर रहे हैं। तो इस इंसिडेंट से हमको बड़ी चोट लगी कि ये तो सही नहीं है। एक इंसान अगर ब्लैक है तो इसमें उसका क्या कसूर है। और इसीलिए वहां पर उन्होंने
मारोगे पीटोगे उसके बाद क्या, कब तक। और किसानों ने उस चीज को फॉलो किया और ये कहा कि ठीक है हम खेती नहीं करेंगे, नील के आपने जो करना है वो कर। हमारे यहाँ का नील जो था वो बहुत अच्छी क्वालिटी का था, उसमें शाइन होती थी कलर में, तो उसकी मैनचेस्टर के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड थी, क्योंकि मैनचेस्टर के अंदर फर्स्ट कॉटन मिल एस्टैब्लिश हुई थी। सबसे पहले दुनिया के अंदर जो सूती कपड़े के उद्योग शुरू हुए थे वो मैनचेस्टर के अंदर थे। तो वहाँ ये रॉयल फैमिलीज जो थी वो बहुत ज्यादा उसकी डिमांड करती थी, जो अमीर लोग थे उस ब्लू कलर को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। 2 रुपए में यहाँ से चीज खरीदी, वहाँ 200 रुपए में खरीदी या 500 रुपए में खरीदी, कितना मार्जिन था ब्रिटिशर्स का। तो यहाँ पर किसानों ने मना कर दिया कि ठीक है हम खेती नहीं करेंगे, और सरकार को उनकी बात माननी पड़ी। ऐसा ही इंसिडेंट गुजरात में हुआ खेड़ा के अंदर। आपने देखिए गांधी जी गुजरात से बिलोंग करते थे, और मोस्टली जो उनके मूवमेंट्स हैं वो गुजरात में ही है। दांडी मार्च गुजरात में, नो टैक्स कैंपेन बारडोली का वो भी गुजरात में, खेड़ा में सत्याग्रह वो भी गुजरात में, अहमदाबाद का सत्याग्रह वो भी गुजरात में। तो मोस्टली जो है वो याद रखें आप कि सिर्फ चोरी चोरा और चंपारण को छोड़कर बाकी अगर कोई भी आ जाता है यू विल मार्क इन गुजरात, आप गुजरात में इसको पे करें। ठीक है, चंपारण और चोरी चोरा में इतनी बार बोल चुकी, आज आपके दिमाग में बैठ चुका होगा कि चोरी चोरा यूपी में और चंपारण बिहार में। इसके अलावा अगर कोई भी मूवमेंट आ जाता है, सत्याग्रह से रिलेटेड कोई भी चीज पूछी जाती है, यू विल मार्क इन गुजरात। और आपको गुजरात का तो पता होगा कहां पर है, एक बार इंडिया का मैप ले लीजिए स्टेट्स और कैपिटल ताकि रिवाइज हो जाए। ठीक है, ये फर्स्ट सत्याग्रह था। तो 3 सत्याग्रह पूछे जा सकते हैं आपके पेपर में। पहला 1 मार्क के अंदर, पहला चंपारण का, दूसरा हमारा था खेड़ा। यहाँ पर भी किसान जो है वो पैदावार अच्छी नहीं हुई थी, और ब्रिटिशर्स जो है वो लगातार टैक्स की डिमांड से कर रहे थे। जब हमारी कमाई नहीं होगी तो हम टैक्स कैसे पे करेंगे। तो किसान बहुत ज्यादा परेशान थे और प्रताड़ित हो रहे थे। गांधी जी ने कहा आप मना कर दीजिए कि आप टैक्स पे नहीं करेंगे, और किसानों ने ऐसा ही किया। ये हमारा खेड़ा का था। अगर मिल वर्कर का आ जाता है मैप में तो याद रखिए वो अहमदाबाद है, और अगर किसानों का गुजरात से रिलेटेड आंदोलन पूछा जाता है तो वो खेड़ा में है। अहमदाबाद के बिल्कुल पास में ही खेड़ा नामक जगह थी जहां पर की किसानों ने आंदोलन किया। 3 सत्याग्रह हो गए। गांधी जी ने डिसाइड किया, या उन्होंने ये कहा अपनी बुक हिंद स्वराज के अंदर, वन मार्क में पूछा जा सकता है इन द मूवमेंट बाय गांधी। एंड वन मोर, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये भी 1 मार्क में आ सकता है। तो ये दोनों ही गांधी जी ने लिखी थी। गांधी जी ने कहा कि हमने ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट किया या यूरोपियंस को कोऑपरेट किया, और इसी वजह से उन्होंने हमारे इस कोऑपरेशन का फायदा उठाया। So if we will not cooperate with them, हम नहीं करेंगे cooperate, then within a year we will get our freedom. हम स्वराज हासिल कर लेंगे 1 साल के अंदर, अगर हम उनको cooperate नहीं करते हैं तो। So then he decided to start a movement named as non-cooperation movement. तो उन्होंने ये कहा कि हम एक आंदोलन की शुरुआत करते हैं, और हम उस आंदोलन में ये मोटो रखेंगे कि हम cooperate नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स के साथ, ना तो टैक्स पे करेंगे हम, ना उनके हिसाब से जो वो चाहते हैं वो फसल उगाएंगे, ना जैसा वो कहते हैं वैसा करेंगे।
के लिए थे और उसके बाद सोचेंगे वो जिंदा ही बचेगा या नहीं बचेगा। अगर आपने सेलुलर जेल के बारे में पढ़ा हो या कभी एपिक जो नेशनल चैनल है हमारा उसमें देखा हो 2x2 के रूम्स बना रखे थे केबिन थे जिसमें की कैदियों के बैठने की भी पूरी जगह नहीं थी, जिसको ज्यादा खूंखार जो ज्यादा क्रांतिकारी जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे ज्यादा इवेंट्स में इन्वॉल्व होते थे तो वो ऐसी जगह में रखा जाता था कि वो खड़े ही रहे बस वो बैठ भी ना पाए। बहुत स्ट्रगल हुआ है हमारी फ्रीडम के लिए जिसका हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इतनी भी फ्रीडम अच्छी नहीं है, थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए क्योंकि हर अच्छी चीज का हमने गलत इस्तेमाल किया है। कोल्ड ड्रिंक अच्छी है, एक्सेसली पीना तो गलत ही है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो हम किसी भी चीज का नाजायज फायदा उठाएं तो प्रकृति ने बहुत ज्यादा पानी दिया है, वेस्ट हो रहा है, पेड़ दिए हैं कट रहे हैं। आपको शायद पता होगा दुनिया में या यूनिवर्स के अंदर डायमंड ज्यादा है और सबसे कम जो एलिमेंट है वो वुड है, लकड़ी। और जब आने वाले समय में लकड़ी खत्म हो जाएगी हम तो मर चुके होंगे, आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी क्योंकि पेड़ आप लोगों के लिए जरूरी रह जाएंगे, हमें तो अगली ऑक्सीजन मिलेगी। इसलिए पेड़ लगाएं, ज्यादा से ज्यादा अपने घर में पौधे रखें। आ जाए रोने टैंक पे तो 2 साल के लिए बिना किसी कारण बताए आपको जेल में रखा जाएगा और ट्रायल भी नहीं होगी। तो इसके लिए लोग अपोज करने लगे और जलियांवाला बाग के अंदर लोग इकट्ठा हुए। पहला कारण तो ये था कि लोग बैसाखी का मेला लगता है वहां पर इसलिए इकट्ठा हुए थे। दूसरा इस कानून का विरोध करने के लिए भी वहां पर कांग्रेस के जो लीडर्स थे उन्होंने सभा बुलाई थी कि सब जो है वहां इकट्ठा होकर अपोज करेंगे। तीसरा हालात को देखते हुए गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ अप्लाई कर दिया था। मार्शल लॉ क्या होता है, जैसे कि कर्फ्यू लगा दिया जाता है शहर में और किसी को भी बाहर निकलने की परमिशन नहीं होती। जब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आर्मी के कंट्रोल में कर दिया जाए यानी कि आर्मी ही हैंडल करेगी पूरी परिस्थिति को, उस कंडीशन को मार्शल लॉ कहते हैं। कर्फ्यू में तो पुलिस का रोल होता है, मार्शल लॉ आर्मी इंपोज करती है। तो मार्शल लॉ जब लगा दिया गया लोगों को, जो आसपास के गांव के लोग थे उनको ये नहीं पता था कि शहर के अंदर लॉ लगा हुआ है और उनको वहां पर नहीं जाना है। लोग मेले के लिए इकट्ठा हो रहे थे और इस काले कानून का विरोध करने के लिए इकट्ठा हो रहे थे। इस चीज का फायदा जनरल डायर ने उठाया और उसने ये प्लान किया कि अगर इंडियंस के मन में डर बिठाना है जिससे कि वो दोबारा हमारे खिलाफ आवाज ना उठा सके तो ये सही अवसर है। और उसने क्या किया, जो बाहर का गेट था बाहर निकलने का उसको बंद करके अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अभी भी जलियांवाला बाग की जो दीवारें हैं वहां पर बुलेट्स के निशान बने हुए हैं। इवन कि बहुत सारे लोगों ने कुएं में कूदकर जान बचाने का प्रयास किया और उसमें हजारों लोग जो है वो मारे गए थे। इस इंसिडेंट के बाद जैसे ही ये घटना पूरे शहर में या नॉर्थ इंडिया में फैली, जगह जगह प्रोटेस्ट होने लगे, लोग धरना प्रदर्शन करने लगे, डेमोन्स्ट्रेशन करने लगे और जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे या गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उनको लूटा जाने लगा। लोगों में बहुत ज्यादा जबरदस्त गुस्सा बढ़ गया कि आम निहत्थे लोगों को सरकार ने क्यों मारा है। और इसी के बाद ही वो भगत सिंह ने बॉम्ब ब्लास्ट किया था बदलाने के लिए। As the news of Jallianwala Bagh spread, crowds took into the streets in many North Indian towns. North Indian towns के अंदर जलियांवाला बाग की हत्याकांड की बात सुनकर लोग जो हैं वो गलियों में आ गए, सड़कों के ऊपर आ गए, विरोध प्रदर्शन करने लगे। There were strikes, clashes with the people and attacks on government buildings. The government responded with brutal repression. सरकार ने इन विद्रोहियों को कुचलने के लिए सख्त नीतियां अपनाई। इवन की जो विरोध कर रहे थे उनसे सड़कों के ऊपर नाक रगड़वाई गई और घसीटते हुए उनको ले जाया गया ताकि बाकी लोग जो हैं वो इसे देखकर डर जाएं और इस विरोध में या इस डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट ना करें। Crowd on the streets and do salam and to all sides. People will flock and village where warm seeing violence spread Mahatma Gandhi card of the movement. गांधी ने देखा कि लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा वायलेंटली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट तक हो गया है, तो गांधी जी ने इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार
कॉन्स्टिट्यूशन आई जिसका नाम था खिलाफत। तो 1 मार्क में आपका क्वेश्चन आता है हु वर द फाउंडर्स ऑफ खिलाफत, ये जो एसोसिएशन थी वो किसने फॉर्म किया था। दो ब्रदर थे मोहम्मद अली और शौकत अली, वो गांधी जी से मिले और उन्होंने गांधी जी को अपना पूरा समर्थन देना शुरू कर दिया, इसलिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खिलाफत आंदोलन भी कहा जाता है। ये पार्ट 1 है हमारा, इसको आप थोरली पढ़कर आएंगे। देन व्हाई नॉन कॉपरेशन, ये नॉन कॉपरेशन की वजह से हमारे यहाँ पर ब्रिटिश रूल आया है, इसलिए हम नॉन कॉपरेट करेंगे, उनको कॉपरेट नहीं करेंगे। How could non-cooperation become a movement? Mark कर लीजिए इसको for 3 marks. Page number 57, second paragraph. How could non-cooperation become a movement? Non-cooperation एक movement कैसे बना? Gandhi ji proposed that the movement should unfold in stages. It should begin with the surrender of titles that the government awarded and a boycott of civil services. पहले तो जो टाइटल्स है ब्रिटिशर्स जिनसे खुश होते थे उनको सर की उपाधि देते थे, तो पहले तो हम टाइटल्स जो है उनको वापस करें, फिर जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं वो स्कूल में जाना बंद कर दें, कॉलेजेस में जाना बंद कर दें, लॉयर्स जो हैं वो प्रैक्टिस खत्म कर दें। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, धीरे धीरे इसको कंटिन्यू करेंगे। ये आप पढ़कर आए